अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल? पाकिस्तान, हाउ आर यू गाइस डूइंग? इट्स अ संडे, होपफुली आप सारे घर में होंगे और रोजा हुआ कि आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि इनकी टीम हैज मेड इट टू द पीएसएल फाइनल। आई वाज जस्ट गोइंग टू कम टू दैट। वैसे तो सारी टीमें मेरी अपनी टीम है, लेकिन आपको पता है ना कि मेरा एक बायस टुवर्ड्स इस्लामाबाद तो हमेशा होता ही है। एंड लो एंड बेहोल्ड इस्लामाबाद इज इन द फाइनल्स अगेंस्ट मुल्तान। तो कल का मैच जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह। एंड कोशिश पूरी है कि हम जाके देखें स्टेडियम में। हाँ, वैसे आप हमें प्लीज बताइएगा कि इफ रियली वी रियली वांट टू गो to watch the match in the stadium, what is the best time to leave for the stadium? क्योंकि मंडे भी है, वर्किंग डे भी होगा, लेकिन इफ्तारी के बाद जरा रश कम हो जाता है। हो जाता है कि नहीं होता? ये भी आर अज्यूमिंग के हो जाता होगा, और मैचेस भी अब 9 बजे हैं। तो क्या अभी भी लोग फंस रहे हैं और क्या हो रहा है? इफ्तारी से पहले तो लोग फंस रहे हैं। नहीं, इफ्तारी से पहले की बात नहीं, लोगों के फंसने की बात तो एक तरफ। मुझे लगता है कि हुकूमत बहुत से मामलात हैं जिसमें फंस सकती है, जैसे कि IMF के साथ हमें नया मुआहदा करना है, निजकारी के मामलात हैं, सब्सिडीज ख़त्म करने के मामलात हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाने के मामलात हैं। और फंस इसलिए सकते हैं क्योंकि जाहिर है इस हुकूमत को बनाने में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट शामिल है, और बहुत से कोर इशूज़ पर पीपल्स पार्टी का बयानिया, मौक़िफ़, उनका स्टांस पहले दिन से मुख्तलिफ रहा है। लेकिन अजीब सी बात लगती है ना कि आपके इत्तेहादी भी हों, लेकिन आप पे क्रिटिसिज्म भी हो, आपका हिस्सा यानी साथ भी ना हो, तो ऑब्वियसली दे कैन देन से व्हाटएवर दे वांट। और यही हो रहा है क्योंकि मुल्क में माशी इस्तेकाम के लिए नई हुकूमत मुख्तलिफ, आपको पता है कि इक़दामात पर गौर तो कर ही रही है, और काफ़ी देर से ये बात हो रही थी। IMF से एक बड़े प्रोग्राम के लिए भी कोशिश जारी है। साथ ही इदारों की निजकारी यानी प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है, और इस बारे में वफाकी वजीर ख़जाना का पहले दिन से वाज़ेह मौक़िफ़ है। उनका कहना है कि PIA की निजकारी सबसे पहले होगी और फिर बाकी इदारों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले PIA विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन। बाकी इदारों की गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, पॉलिसी कंटिन्यूटी दें। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू भी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने भी कहा कि इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए कि PIA की निजकारी का टेंडर मई में होपफुली मुकम्मल कर लिया जाएगा। हवाई अड्डों की ऑडिट सोर्सिंग मुकम्मल आउटसोर्सिंग, ठीक है, आउटसोर्सिंग मुकम्मल कर, आज हवाई अड्डे भी हमारे आउटसोर्स किए जाएंगे। अभी आते ही उन्होंने जो पहली चंद मीटिंग्स ली हैं उसमें PIA की निजकारी की मीटिंग ली है, उसमें कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है, और वज़ीर आज़म साहब की कोशिश है कि इसका जो टेंडर फ्लोट किया जाए वो जल्द से जल्द किया जाए, और इसको मई के महीने के अंदर कोशिश की जाए कि इसको मुकम्मल कर लें। You know, the paperwork is almost यहाँ तक पहुँचे हैं। जब टेंडर फ्लोट करने तक बात आ गई है मई में, तो इसका होमवर्क सारा मुकम्मल हो चुका है, और निगरान हुकूमत के दौर में कहा जा रहा था कि PIA की निजकारी के लिए 98% काम मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पीपल्स पार्टी जो कि पहले दिन से ही निजकारी के खिलाफ है, कहती है जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसे चलाने की कोशिश, एक और कोशिश करनी चाहिए। तो वो कहाँ से शुरू होगा? शरी रहमान साहिबा का ये जरूर कहना था कि इसके हालात जो है PIA के वो बहुत बेहतर किए जा सकते हैं सरकारी और निजी शराकत के तहत। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी भी कोशिश होगी और हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन ये कोशिशें हर हुकूमत आके इस बारे में सोचती भी है, बात भी करती है, और ऑलमोस्ट 80% आप काम की बात कर रहे हैं वो भी हो चुका होता है, लेकिन फिर आगे बात नहीं जाती। लेट्स सी हाउ फार वी गो दिस टाइम। बिल्कुल आने पौने प्राइवेटाइजेशन नहीं सपोर्ट कर सकते। निजकारी के हम खुद खिलाफ ऐसे नहीं है, ये नहीं कि हम कोई रेड लाइन है और कोई हम दूसरी सदी में बैठे, ऐसा नहीं है। निजकारी की मिनिस्ट्री हमारे यहाँ भी होती थी, लेकिन हम जिस तरह करते थे उसमें तो एक पब्लिक प्राइवेट शेयर होता है जो प्रॉफिटेबल भी हुआ है, जिसकी मॉडल हमने सिंध में बहुत सारे एंटरप्राइजेज में की भी है, और उसमें अक्सर और बेशतर एम्प्लॉयज को मिलता भी है शेयर। अच्छा जी, अब ये भी आपने सुन लिया, पीपल्स पार्टी आपको पता है हुकूमत की इत्तेहादी तो है, लेकिन बज़ाहिर वफाकी काबीना का हिस्सा ना होने के बायस उनकी हुकूमती फैसलों में वैसी से नहीं है। इनफैक्ट इट्स क्वाइट दी ऑपोजिट। PIA की निजकारी के अलावा दूसरे इशूज़ भी हैं। IMF ने अपने मुतालबात की फहरिस्त जो है वो हुकूमत के सामने रख दी है, जिनमें सब्सिडीज़ के खात्मे और बिजली की कीमत में इजाफे किए हैं।
पीपल्स पार्टी इन शराइत की भी मुखालफत कर चुकी है। शहबाज शरीफ के सामने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने का पहला बड़ा चैलेंज आ गया है। निजकारी के मामलात पर पीपल्स पार्टी को मसला है, बिजली रेट बढ़ाने पर भी होगा। IMF डील अंदाज़ों से ज़्यादा मुश्किल साबित हो रही है, जिसको वैसे इजी तो पहले भी नहीं लेना चाहिए था। नून लीग ये तमाम इक़दाम करे और पीपल्स पार्टी साथ चलती रहे, बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आता। कैसे निकलेगी इसी पे बात करेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। शुक्रिया सर। वजारत नई संभालने के बाद आप पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो चलिए नई जिम्मेदारियों मुबारकबाद। अब बता दीजिएगा, हमने बड़ी लंबी तवील फहरिस्त बता दी है, एक तमहीद भी बांधी है। सबसे पहले तो PIA की निजकारी का मामला है, जिस पे कुछ मीटिंग्स हो भी चुकी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मई में टेंडर फ्लोट कर दिया जाएगा, आउटसोर्सिंग मुकम्मल हो जाएगी हवाई अड्डों की। कैसे होगा सर? पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस तो पहले दिन से हैं, इलेक्शन कैंपेन से हैं, उससे भी पहले से हैं। जी मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो नहीं कोई इतना बड़ा मसला नजर आता, बिकॉज देखिए आप बैनुल अक़वामी सतह पे देख लीजिए कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनकी अपनी एयरलाइन है। तो मासिवा मशरिक़ वस्ता के कुछ ममालिक, GCC कंट्रीज के कुछ ममालिक, कि आपको कोई मुल्क नहीं मिलेगा जो एयरलाइन चलाने यानी अपनी सरकारी रियासती एयरलाइन चलाता है। कोई नहीं है। अमेरिका की कौन सी एयरलाइन है भाई? कोई नहीं है। बरतानिया की कौन सी एयरलाइन है? कोई नहीं है। स्विट्जरलैंड की कौन सी एयरलाइन? अमेरिका में तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई भी हुकूमत कोई कारोबार नहीं कर सकती ना। नहीं, ऐसा तो हुकूमत अपना काम करती है, लेकिन आप ये देखिए कि इनमें से कोई भी चीज, कोई दीगर ममालिक देखिए, अब इंग्लिस्तान जो है वो तो अमेरिका नहीं है, उसका तो आइन अपना है। इसके बाद और किसी जमाने में ब्रिटिश एयरलाइन होती थी, अब नहीं है। इसी तरह स्विट्जरलैंड में स्विस एयर किसी जमाने के अंदर स्विट्जरलैंड की सरकारी एयरलाइन होती थी, अब नहीं है। तो हुआ यह है कि पूरी दुनिया में मासिवा उन ममालिक के जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो बहुत ज़्यादा पैसा एयरलाइंस में लगा सकते हैं, जैसा कि UAE है या दीगर ममालिक हैं। बाकी तमाम ममालिक में ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि रियासत का काम एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है जिसमें प्राइवेट सेक्टर आके इन्वेस्ट करे, एयरलाइंस चलाए और दीगर धंधे करे। रियासत का काम ये धंधे करना नहीं, ना रियासत से ये काम होता है। और हमारे पास तो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है और आपने खुद ही दे दी PIA के हवाले से। अब आप देख लीजिए कितनी मरतबा उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की कोशिश की गई है। और वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज टू डू द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। तो अब हम अगर फिर दोबारा से वही करेंगे तो उसका फिर दोबारा से वही नतीजा निकलेगा। लेकिन डू द सेम थिंग अगर ना किया जाए, शरी रहमान साहिबा का ही अगर हम कोर्ट ले लें जो कह रही हैं सरकारी और निजी शराकत के तहत भी ठीक किया जा सकता है इसका हाल, उस पर भी कुछ वर्किंग करके देखा जा सकता है या कोई फायदा नहीं है? देखिए बात यह है कि इसको प्रोसेस को डिले किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। अभी हम कोई भी नई चीज लाएंगे तो उसमें एक डिले आएगा, एक नया फ्रेमवर्क आएगा, एक नई मैनेजमेंट टीम आएगी और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। ये डिस्कशन जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की है, ये मुझे पूरी तरह से तो याद नहीं है, मगर गालिबन 2013 और 2017 के दरमियान में भी आई थी, जिसमें एक नई कंपनी बनाई गई थी, PIA की होल्डिंग कंपनी, कुछ इस तरह की चीज बनाई गई थी उस जमाने में भी। तो ये मामलात पहले इससे चले नहीं है। इस वजह से बेहतर ये है कि वो काम जो रियासत का नहीं है, वो काम जो रियासत का नहीं होना चाहिए, उसे रियासत को नहीं करना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपने देखा है बेशुमार निजी एयरलाइंस हैं। वो नाम मैं इस वजह से सिर्फ नहीं ले रहा कि किसी एक आध का रह जाएगा तो बुरा लगेगा और ऐसा लगेगा शायद हम नाम प्रमोट कर रहे हैं किसी निजी एयरलाइन का, लेकिन वो निजी एयरलाइंस हैं, वो वक्त से चलती भी हैं, वो वक्त से उतरती भी हैं, वो अपने कस्टमर्स जो हैं उनको सहूलियात भी देती हैं, मगर ये तमाम चीज़ें PIA के सामने में नहीं आती आपके सामने। इस वजह से बेहतरीन तरीका यही है कि जो दुनिया के बेहतरीन बेंचमार्क्स हैं उनको अपनाते हुए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए इसकी निजकारी की जाए। और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर अगर आपने कुछ करना है तो उसको आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के जरिए करें। ये तो किसी ने नहीं कहा कि आप कवानीन ना बनाएं, आप रेगुलेट ना करें। तो आप किस तरह का कंपटीशन चाहते हैं अवामी सहूलत के लिए? ये बात बहुत से लोग समझते हैं, बहुत से लोगों को PIA की निजकारी पे एतराज़ नहीं भी होगा, लेकिन जिन्हें एतराज़ है, मसला ये है कि वो आपके इत्तेहादी हैं। आपको लगता है कि यही सारी बातें ज़ाहिर है आपने की होंगी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी सुनती तो होगी, क्योंकि आज की बात तो नहीं है, पहले की बात है
या आप दोबारा उनके सामने रखेंगे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है निचकारी कर लें आप? जी मुझे तो बहुत हद तक यकीन है, क्योंकि मुल्क किन हालात से गुजर रहा है। अब आप देखिए, मुझे ये कभी यकीन है, और बिलखसूस शहरी रहमान साहिबा तो बड़ा एक बेहतरीन पॉजिटिव माइंडसेट रखती हैं। तो जब उनके सामने ये चीज़ रखी जाएगी कि PIA का 600-700 अरब रुपए का कर्जा इकट्ठा हो चुका है। 600-700 अरब रुपए का मतलब क्या है? आप मान लीजिए कि $325 अरब जो है वो $1 बिलियन है। तो $2 बिलियन, $1 बिलियन का हम IMF का प्रोग्राम या उसकी किस्त जो है वो निगोशिएट कर रहे होते हैं, और $2 बिलियन सिर्फ PIA खा चुकी है। तो फिर कोई रास्ता तो निकालना है ना। और मेरे ख्याल में हम जिस वक्त भी शहरी रहमान साहिबा के साथ बैठेंगे, चेयरमैन बिलावल साहब के साथ बैठेंगे, तो मुझे कभी यकीन है कि हम किसी निचकारी के रास्ते की तरफ जा सकेंगे। लेकिन आपको मलिक साहब यकीन है कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही जाएगा, या फिर आप भी बेंड कर सकते हैं टुवर्ड्स देयर मॉडल, जहां वो कह रहे हैं कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भी ठीक हो सकता है? मतलब विल यू बी ओपन टू देयर आइडियाज? देखिए, कई चीज़ें ऐसी हैं, मसलन हमारे पास काने हैं, हमारे पास कोयले के ज़खायर हैं, जो जिसकी मलकियत हमारे पास है। उनको डेवलप करने के लिए हम प्राइवेट पार्टनरशिप्स लेकर आते हैं, प्राइवेट सेक्टर को लेकर आते हैं और उसको कहते हैं कि भाई ये एसेट है, इसमें आप आ जाइए, आपको भी फ़ायदा होगा, रियासत को भी फ़ायदा होगा, रेगुलेटर को भी फ़ायदा होगा, और उसके ज़रिए आवाम को भी फ़ायदा होगा। इस तरह का कोई केस PIA के लिए तो नहीं है ना। ये कोई ज़ेरे ज़मीन कोई ज़ख़ीरा तो हमारे पास है नहीं। अगर किसी को बेचना है तो सोचिए आप भले से कि हम बेच क्या रहे हैं। हम बेच रहे हैं 800 अरब 700 अरब का कर्जा। और अवाम जो है वो मज़ीद मुश्किल के लिए तैयार रहे? देखिए, मैं तो आपको अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकता हूँ। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जब हम बात करने जाते हैं, चाहे वो हम IMF से कर रहे हों या किसी और मल्टीलैटरल डोनर से कर रहे हों या वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर रहे हों, तो मेरा ज़ाविया हमेशा ये रहता है कि देखिए, we will do this with you or without you. If we do this without you, it will take us longer. If we do it with you, we can do it sooner. But we are doing it for our children. यानी ये जो भी चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहतरी मुल्क के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क को दिवालिया होने से या इक्तसादी ज़वाल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश IMF के लिए तो नहीं है, ये कोशिश वर्ल्ड बैंक के लिए भी नहीं है, ये तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। यानी 5,000 बिलियन डॉलर का खसारा सिर्फ बिजली के महकमे में और गैस के महकमे में। आप सोचिए 5,000 बिलियन रुपीस। वही पहले जो मैंने कैलकुलेशन किया, दोबारा मैं कर देता हूं कि आप ये 17 से 18 बिलियन डॉलर बनते हैं। सिर्फ 2 महकमे, यानी सेक्रेटेरिएट की बेशुमार बिल्डिंग्स हैं, उसमें सिर्फ 2 बिल्डिंग्स के 2 फ्लोर्स, फ्लोर नंबर 2 जो बिजली का है और फ्लोर नंबर 3 जो पेट्रोलियम का है। वजह किया है हमारे पास अभी भी एट टाइम्स खपत से ज़्यादा बिजली हमारे मौजूद होती है, जिसको नहीं इस्तेमाल करके भी हमें उसके पैसे देने पड़ते हैं। वो तमाम मामलात आपके सामने हैं। हाउ आर यू गोइंग टू टर्न थिंग्स अराउंड? हम किस तरह से अपना एनर्जी शिफ्ट करेंगे फ्यूल से दीगर मामलात की तरफ, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मुआहदे हैं उनका क्या होगा? देखिए, कुछ चीज़ें तो एक मिथ की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, तो मेरे ख्याल में उस मिथ को ख़त्म करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जब हम कहते हैं कि हमें बिजली जो हमारे पास है वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, तो हमें पता होना चाहिए कि अभी ये क्या महीना मार्च का है, अप्रैल में यहाँ पे हर तरफ कहर बरसना शुरू हो जाएगा गर्मी की शक्ल में, जो सितंबर तक चलेगा। अब अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो हमारी ज़रूरत है वो 35,000-34,000 मेगावाट की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि अगर आप ये ना चाहें कि गर्मियों के महीनों के अंदर लोगों को बिजली ना मिले 4-4, 6-6, 8-8 घंटे, तो फिर आपको ये 35-36 हज़ार मेगावाट बिजली तो किसी वक्त बनानी है। आपको 5 महीनों के लिए तो ये हर सूरत चाहिए। फ़र्क उस वक्त आता है जब बिजली जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो सर्दियों के महीने में, दिसंबर जनवरी मई के महीने में हमारी बिजली की खपत जो है वो 8-10 हज़ार मेगावाट रह जाती है। अब जो 35 हज़ार के कारखाने हम लगाते हैं, उसका जो कर्ज है वो तो हमने पूरे साल देना है। इसी तरह उसकी जो इन्वेस्टर हैं उनका जो रिटर्न है वो तो पूरा साल देना है।
लेकिन जो उसकी ज़रूरत है वो 5 महीने के लिए होती है। तो इसके लिए जो इस वक्त पॉलिसी हम मुरतब दे रहे हैं वो ये है कि किस तरह सर्दियों में बिजली की जो डिमांड है उसको फौरी तौर पे बढ़ाया जाए और सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जाए। कैसे उसके लिए बहुत सी तजावीज़ हैं। एक तजवीज़ ये है कि हम एक सीजनल ले आए टैरिफ, यानी बिजली की कीमत सर्दियों में कम कर दी जाए ताकि उसका इस्तेमाल सर्दियों में बढ़ जाए। और जो गैस के चूल्हे लोग इस्तेमाल करते हैं और गैस के वो स्पेस हीटर्स इस्तेमाल करते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता बिजली की तरफ ले जाया जाए और ले जाया जाए बिजली की कीमत कम करके। अब मैं आपको बोर तो नहीं करना चाहता मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट से, लेकिन अगर हम अपनी बिजली को उसकी वेरिएबल कॉस्ट से जरा ज्यादा के ऊपर बेचें तो हमारा सर्कुलर डेट जो है वो ऑफसेट होना शुरू हो जाता है। तो एक तरीकाकार तो ये है कि हम एक सीजनल लेकर आए टैरिफ, जिसके जरिए सर्दियों में कम कीमत की वजह से बिजली की जो खपत है वो बढ़ जाए और हमारी कैपेसिटी पेमेंट का बोझ जो है जिसकी वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता दब रहे हैं वो कम होना शुरू हो जाए। एक तरीकाकार तो ये हो गया। दूसरा तरीकाकार ये है कि मुल्क को इलेक्ट्रीफाई किया जाए। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। हमारे जो बेहतरीन कारखाने भिक्की, हवेली, बहादुर शाह, इनमें जीई की टर्बाइंस लगी हुई हैं जो दुनिया की सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा एफिशिएंट मशीनें हमारे पास लगी हुई हैं। जब हम उन मशीनों पे LNG के जरिए बिजली बनाते हैं तो वो बनती है भाई 22 से लेकर 26 रुपए की, डिपेंड करता है कि उस वक्त LNG का भाव क्या चल रहा है। अगर इसी को जो हमारी आपकी पाइपलाइन गैस है उसके जरिए बनाया जाए तो इसकी कीमत 12-13 रुपए रह जाएगी। और अगर वेलहेड से जो गैस निकल रही है जो सीधा जाती है, जिसको लो BTU गैस कहते हैं, अगर उसको बेहतर करके बनाया जाए तो ये कुछ 6-8 रुपए हो जाएगी। आप सोचे 6-8 रुपए की बिजली हम अगर 22-26 रुपए में बना रहे हैं तो बिजली की कीमत जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इस कीमत को बतदरीज नीचे लाया जाए तो फिर हम लोगों को ये कहेंगे नीचे लाने के बाद कि देखो दोस्त, अब जो आपका स्पेस हीटर है ना, ये जो आप हीटर चलाते हैं सर्द इलाकों में या आप वाटर हीटर्स चलाते हैं सर्दियों में, अब आप इसको बिजली पे चलाया करें। उसका नतीजा ये होगा कि हम अपनी गैस को एलोकेट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 26 रुपए के बजाय 10 रुपए की बिजली बनाने में, वो 10 रुपए वाली बिजली लोगों को देंगे और गैस को इस्तेमाल करेंगे इन कारखानों को, बिजली के कारखाने चलाने के लिए। तो ये पूरे साल के अंदर जो वेरिएशन है जिसको आप कह रहे थे ये होगा। also sounds too good to be true, तो प्लीज कह दें कि ये होगा। जी बस कह दिया, आपने कहा तो मैंने कह दिया। We are going to keep a check on that, मलिक साहब। इस तरह नहीं हम जाने देंगे, but thank you so much for your time। जी बहुत शुक्रिया। आपने सुनी लिया, बाकी हमें देख रहे हैं कि बड़े वादे हैं इधर, तो लेट्स सी। देखिए कल भी हम बात कर रहे थे कि गैस की पाइपलाइन घर तक आ जाना ये लिटरली सिर्फ हमारे ही मुल्कों में होता है और इसीलिए अब हमारे हालात आपने देख ही लिए हैं। वी शुड बी इलेक्ट्रीफाइड बेसिकली, नॉट वी बट हमारी वैसे सर्विसेज जो है सारी। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इफ यू गाइस आर जस्ट जॉइनिंग अस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बड़ी बातें हमने कर ली, लेकिन अभी और बातें करेंगे और क्रिकेट की भी बातें PSL रादर की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक दफ़ा याद दिला दें कि कराची के बड़े मसाइल में एक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल भी है। बहुत बड़ा मसला है वैसे, और हालांकि आपको बताया भी है, हम आपको अपडेटेड भी रखते रहते हैं कि सिंध हुकूमत ने हालिया सालों के दौरान शहर में नई बसें मुतारिफ कराईं, लेकिन इतने बड़े शहर के लिए वो भी नाकाफ़ी ही रहीं। और हमने ये बात पॉइंट आउट भी की। पीपल्स पार्टी की पिछली सिंध हुकूमत ने शहर में रेड लाइन और येलो लाइन बस सर्विस का मंसूबा शुरू करने का ऐलान भी किया था। और इस वक्त के वजीर ट्रांसपोर्ट उस वक्त के जो थे उवैस कादिर शाह, उनका क्या कहना था हम आपको जरा याद दिलाना चाहते हैं ताकि हम इसके बाद बात करें। पूरे पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट के मेरे इस शहर कराची में ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रहे हैं इस साल में। मार्च में हम रेड लाइन की ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं, उसकी बिड्स भी हमें रिसीव हो गई हैं और इंटरनेशनल फर्म्स ने उसमें इरादा जाहिर किया, उन्होंने बिड्स की हैं। हम येलो लाइन का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं सर इसी साल में ग्राउंड ब्रेकिंग में। अच्छा, इस बात को 3 साल गुजर गए हैं। येलो लाइन बस सर्विस का तो कुछ ना कुछ हुआ, अलबत्ता रेड लाइन बस सर्विस कुछ नहीं हुआ, लेकिन रेड लाइन पर काम शुरू हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ सुस्त रवि का शिकार हो गया। कल वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने इस हवाले से एक इजलास की सदारत भी की और रेड लाइन बस मनसूबे में ताख़ीर पर गुस्से का इजहार करते हुए जल्द इसे मुकम्मल करने की हिदायत की है। शर्जील मेमन की तशवीश यकीनन खुशाइंद है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। माजी में भी कराची की दीगर बस सर्विसेज के इशू पर काफ़ी ताख़ीर देखने को मिलती रही है। येलो लाइन जो है उसका भी
फाइनेंशियल क्लोज तकरीबन हो गया है और वो कुरंगी से सदर तक जो आएगी वो भी कंप्लीट है। ऑरेंज लाइन पे काम चल रहा है, सिंध गवर्नमेंट अपनी ADB से कर रही है और इस तरीके से ब्लू और रेड लाइन पे भी डेवलपमेंट फेज में है। सिटी बस सर्विस हम लोग दे रहे हैं, ये जुलाई तक ऑन रोड आ जाएंगे ये बसेस जो हैं। 600 ये 37 या 35 जो बसेस हैं ये इंट्रासिटी है, ये सिर्फ कराची के लिए और ये पहला फेज है। मेरे ख्याल में महीने डेढ़ में रोड पे आनी चाहिए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी कि इसी साल बसेस जो हैं ऑन रोड आ जाएं। जनवरी के एंड तक आपको ऑन रोड बसेस मिलेंगी इंशाल्लाह। 1000 ब्रांड न्यू बसेस एयर कंडीशन डाउन फ्लोर जो होती हैं बसेस नहीं आएंगी जो यहाँ पे इन रूट्स पे चलेंगी और उसकी स्टार्ट होगा पहले 200 बसेस की फ्लीट से। सिंध हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि कराची में ट्रांसपोर्ट मंसूबे मुकम्मल चाहिए और फौरी चाहिए, लेकिन जो ताख़ीर हुई है इसके जिम्मेदारों का तयन भी ज़रूरी है। Who is responsible for it? By the way, सिंध में बहुत सी चीज़ें जो होती हैं उसमें हम हमेशा यही कहते हैं कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी तो शनाख्त होनी चाहिए ना, ताकि ऑब्वियसली पीपल शुड बी हेल्ड आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन साहब हमारे साथ हैं। शर्जील मेमन साहब, अगर फ्रैंकली शुरू में तो हम बात कर लें, अगर बात की जाए तो जनरल इलेक्शन में कराची ने पीपल्स पार्टी को पज़ेराई नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों की जिम्मेदारी है और अच्छी बात है कि यहाँ के एक बड़े मसले यानी ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए कुछ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है ये बता दें, क्या प्लान्स हैं जो आने वाले दिनों में हम देख सकेंगे? मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी को बहुत पज़ेराई की है। कराची की अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को का मेयर दिया है। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स की बात है कि ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स में पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब और बाकी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और खासूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कराची के लिए जो मेगा स्कीम्स है उसमें बहुत उन्होंने सही सख्त ताकीदें भी की और जिसकी वजह से जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं कराची के वो स्टार्ट हो चुके हैं। कराची में रेड लाइन जो है BRT वो स्टार्ट की गई, उसमें डेफिनेटली कुछ इश्यूज हैं और वो इश्यूज प्राइस एस्केलेशन की वजह से हुए और शुरू में कुछ जो भी पूरे मुल्क में महंगाई का तूफान आया उसकी वजह से थोड़ा उसमें डिले आया, लेकिन उसको भी लाइन पे लेके आया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली केयरटेकर गवर्नमेंट ने उसको सीरियसली नहीं दिया, जिसकी वजह से फर्दर डिले हुआ। ऑरेंज लाइन BRT रेडी हो चुकी है और ऑरेंज लाइन BRT से अब्दुल सत्तार ईजी लाइन कह रहे हैं वो पब्लिक के लिए चल रही है। पीपुल्स बस सर्विस का एक मेगा प्रोजेक्ट पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जिससे आपको नजर भी आ रहा है कि हर इलाके में पीपुल्स बस सर्विस बसेस वो चल रही हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बसेस सर्विस, पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस है वो भी कराची में चल रही है और वो माहौलियात की बेहतरी पे भी बची हैं, क्योंकि आपने देखा कि कराची में पॉल्यूशन के बड़े इशूज हैं और उसके लिए पूरी दुनिया जो है वो अब EV बसेस पे जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में पहला शहर कराची जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट ने ये शुरू की। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जिसका मैं जिक्र जरूर करूंगा वो था पिंक बस सर्विस। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसमें पाकिस्तान की तारीफ की है और सब फिलैंथ्रोपिस्ट्स ने भी तारीफ की है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एक शानदार काम किया है पिंक बस सर्विस का, जिससे मैं समझता हूँ कि खवातीन अब महफूज तरीके से, ज़हनी तौर पर महफूज तरीके से वो अपने घरों से अपने एजुकेशन के लिए भी जा सकती हैं, अपनी जॉब्स के लिए भी जा सकती हैं और वो किसी किस्म का कोई हैरेसमेंट वगैरह जो है वो थ्रेट नहीं होगा। येलो लाइन BRT वो वर्ल्ड बैंक के साथ हम लोग काम कर रहे हैं उसको, और ये भी कराची के शहर से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ जैसे ऑरेंज लाइन रेडी हो चुका है, रेड लाइन पे काम स्पीडली शुरू होगा दोबारा और येलो लाइन BRT हम जिस तरह शुरू कर रहे हैं तो कराची के शहरों में जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मिलेगा। A lot is yet to be done और जाहिर है बहुत भारी जिम्मेदारी है। ज़्यादा होनी चाहिए। शर्जील साहब, कल BRT रेड लाइन वाले इजलास में पता चला कि आप इस प्रोजेक्ट की ताख़ीर पे परेशान भी हैं, क्या वजूहात सामने आई हैं, क्यों नहीं काम हो पाया टाइमलाइन के मुताबिक? नहीं, वजूहात मुझे पता है, अवाम को भी नहीं पता, मुझे इसकी वजूहात है, लेकिन उस वजूहात जो प्रॉब्लम है ना, मैं अवाम को प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहा, मैं अवाम का प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है क्या वजूहत, मैं उसको जाहिर करता हूँ। मेजर इशू ये था कि प्राइस एस्केलेशन जो पूरे मुल्क में महंगाई का तूफान आया था तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनको रिजर्वेशन थी, वो उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं थे। इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने जब शुरू में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था तब सीमेंट के, स्टील के, बाकी सारे जितने भी कंस्ट्रक्शन मटीरियल उसकी रेट कम थे, फिर बढ़ गए
तो उन्होंने प्राइस एस्केलेशन के लिए चीज अपनी डाली हुई थी, जो कि एक प्रोसेस है। प्रोसेस में चूंकि हमें जो भी अगर कोई प्राइस एस्केलेशन होती है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन है, तो हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी लूप में लेना होता है। फिर क्योंकि ये जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो हमें उसमें एक्मिक की भी मंजूरी की जरूरत होती है। तो एक्मिक और एशियन डेवलपमेंट उन सबको मिला के फिर गवर्नमेंट के जो है प्रोसेस, उसमें फिर डिले हुई। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, उसका भी काम था कि ये 6-7 महीने रही कि इन चीज़ों को थोड़ा देखती, तो उन्होंने भी इसको नहीं देखा, जिसकी वजह डिले हुआ। लेकिन जैसे अब मैंने कहा कि हमें दोबारा गवर्नमेंट पॉलिटिकल आ चुकी है, पोर्टफोलियो मुझे मिला है, तो कल भी छुट्टी थी, कल भी जो हमने इसका जो है सैटरडे को भी इसकी मीटिंग की है, फ्राइडे को भी की है, और टुडे मीटिंग करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। मेरी कोशिश पूरी है तो मैं कोई अच्छी खबर आवाम को सुना सकूं। अच्छा मेमन साहब, ये किसी एक मंसूबे की बात नहीं, लेकिन 2018 से हम कई प्रोजेक्ट्स का ऐलान और फिर उनमें साल की ताख़ीर देख रहे हैं। तो क्या हुकूमत के इतने सारे अदवार में अब तक किसी भी जगह ताख़ीर की जिम्मेदारों को कोई सज़ा मिली है? कोई निशानदेही, चले सज़ा तो बहुत दूर की बात है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको अनस्टेबल, अकाउंटेबल, कुछ बातचीत हुई है? अगर मैं खुल के बात करूं, देखिए ताख़ीर के लिए 2-4 चीजें हैं। मतलब ये जैसे लॉन्ग डिबेट, कुछ माइंडसेट भी होते हैं, कुछ लोग जो है वो हर चीज में कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई काम की पेस पे एक चैलेंज है। पर मैं अभी डिबेट के, लेकिन ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, और जो भी ताख़ीर में जिम्मेदार हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो या पॉलिटिशियन हो, वो अकाउंटेबल होना चाहिए। क्योंकि ताख़ीर से जो है नुकसान होते हैं, ताख़ीर से प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, और ताख़ीर से जो है वो आवाम में भी वो बेचैनी होती है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने प्रोजेक्ट्स मेरे दौर में आए हैं, और मुझे पार्टी की लीडरशिप की अल्हम्दुलिल्लाह उनके स्पेशल डायरेक्शंस हैं, हर प्रोजेक्ट को फास्ट स्पीड पे चलाएं। इसीलिए हमने सारे प्रोजेक्ट्स जो मेरे टाइम में हुए अल्हम्दुलिल्लाह वो फास्ट स्पीड पे चले, और पूरी गवर्नमेंट की कोशिश ये चीफ मिनिस्टर साहब की ने हर डिपार्टमेंट को कहा है कि आप कोई भी किसी भी चीज में डिले ना करें, आप चीजों को आप गाइडलाइन बनाएंगे। मैं एक और चीज बताऊँ, कहीं कहीं ताख़ीरें जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से भी होती है, और कॉन्ट्रैक्टर्स का प्रॉब्लम काफी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स कॉम्पिटिशन में वो लो प्राइस में लेते हैं, फिर वो भी ताख़ीर करते हैं। खैर ये गवर्नमेंट लेवल का डिसीजन है कि हमें उन तमाम चीजों को एड्रेस करके उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। जो लोग ताख़ीर करते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या चाहे कोई किसी और की वजह से हो रहा हो। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, बट मैं समझता हूँ कि इसको हम लोग अभी आवाम के लिए हम आवाम ने एक मैंडेट किया है, आवाम की खिदमत करना हम पर एक लाजिम फर्ज है, और खिदमत सिर्फ लफ्जी अल्फाजों में नहीं होनी चाहिए, खिदमत आवाम को नजर आनी चाहिए। शुक्रिया आपका शजील साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन डेफिनेटली आपको किसी को और सवाल जवाब होने चाहिए, बिकॉज वी आर सिटिंग इन 2024 राइट नाउ। अगर अब भी काम ना हो, और अब तो आपको पता है कि सिटीजन्स ही इतने कंसर्न्ड होते हैं, कहीं काम हो रहा हो तो उसकी तारीफ भी होती है, वीडियोस लगाते हैं, जहां नहीं हो रहा हो तो वो फिर आपसे सवाल भी करते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि पुराने वाले वक्त गुजर चुके हैं और चीज़ें शुड बी स्ट्रीमलाइन। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। भाई ज़बरदस्त बात, बिल्कुल आपकी मुलाकात हमने करानी है। अकम्पलिश्ड नौजवानों को जब भी कुछ मिलता है उनको सेलिब्रेट किया जाता है, तो जियो पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिस पे हम उन्हें बुलाते हैं, उनको दाद देते हैं और उनका काम, उनकी कामयाबी पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। कोरोना के दिनों में जब दुनिया एक तरह से जाम थी, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल दिहाड़ीदार मजदूरों और निचले तबके को पेश आ रही थी, और इन्हीं सब की इमदाद की ज़रूरत भी थी, और वो इमदाद इन्हें मिली भी। और इन्हीं में ऐसे लोग और ऐसी तंजीमें थी जिनको बड़ा सराहा गया है, जो ग्राउंड रूट और ग्राउंड सतह पे, जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करते हैं, उनको उनसे कनेक्टेड थी और उनकी मदद कर रही थी। और ऐसी ही एक फाउंडेशन थी, रोहिल फाउंडेशन। रोहिल फाउंडेशन है जो कि बुनियादी तौर पर तो बच्चों के लिए काम करती है, लेकिन कोरोना के दिनों में राशन बांटने में आगे रही, और इसी खिदमत के एतराफ़ में इस तंजीम की सरबराह है एलिज़े खान। उनको बरतानिया के डायना लेगेसी अवार्ड से नवाजा गया। आपको जल्दी से याद दिला दें कि ये अवार्ड लेडी डायना से मंसूब है, और उनके बेटे बरतानिया के वली अहद शहजादा विलियम ने खुद ये अवार्ड एलिज़े को दिया, और उनकी अहलिया उनके साथ नहीं थी। ये भी तो एक है ना, ये भी खबर है, खबर है। लेकिन अभी हम बात करेंगे, अभी हमें एलिज़े खान ने ज्वाइन की है, जो कि हमें यूके से ही ज्वाइन कर रही हैं। एलिज़े, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। हमें सबसे पहले जानना, पहले
सरसरी से हमने बताया है, लेकिन ज़ाहिर है इतनी बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। अपनी तंजीम के बारे में बताएं, कौन सा काम था जिसका अहाता करते हुए, जिसको सराहते हुए आपको ये अवार्ड दिया गया है? Precisely. So basically ये अवार्ड सारे अंडर 25, इट्स 13 से लेके 25 तक की साल के बच्चों को दिया जाता है। तो ये वो उन यंग लीडर्स के लिए अवार्ड होता है जो बहुत छोटी एज से ये काम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ये काम स्टार्ट किया 16 ईयर्स की थी जब मैंने ये काम स्टार्ट किया। वहाँ बहुत बच्चे थे जिन्हें अवार्ड जीता जो अभी 17 ईयर्स के हैं या 16 ईयर्स पर अपना काम शुरू किया। तो ये बेसिकली उन बच्चों को दिया जाता है जो बहुत छोटी एज से ये सब काम करते हैं। बेसिकली यंग लीडर्स अवार्ड। अलीज़ा, एग्जैक्टली क्या काम है ये? आपकी फाउंडेशन जो है रोहेल फाउंडेशन, उसके हवाले से बताएं। आप बता रही हैं कि हाउ वर यू कंसीडर्ड फॉर दिस अवार्ड? नहीं, पहले तो आप फाउंडेशन का बता दें, फिर हम कंसिडरेशन पे भी आ जाएंगे। कंसिडरेशन, सो बेसिकली मैंने एक्चुअली अनऑफिशियली तो मैं 9 साल की थी जब से मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किया था, जैसे कचरा उठाना, ठंडा पानी डिस्ट्रीब्यूट करना, अपनी अम्मा से खाना पकवा के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, लाइक इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किए थे। और जब मैं 16 इयर्स की हो गई थी तो मैंने ऑफिशियली इसको एक एनजीओ का नाम देके इसको ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया। सो मेन हमारा जो काम है दैट्स फाइटिंग फूड इनसिक्योरिटी। तो हम बहुत लाइक मंथली राशन पैकेजेस, कुक मील्स, ये सब कुछ करते हैं। हमारे पास ट्रांसजेंडर्स, विडोज हैं जिनको हम मंथली राशन देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सबसे बड़ा काम हमारा ऑब्वियसली रमजान के अंदर होता है, बिकॉज हम एवरी डे अफ्तारी करते हैं, राशन बांटते हैं। और आई थिंक रोहेल को इसीलिए उन्होंने सिलेक्ट किया था बिकॉज हम सिर्फ एक सिटी में या दूसरी सिटी में नहीं है, हम सारी सिटीज में, हम सारे लाइक बलोचिस्तान जहाँ पे आपको पता है ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं पहुंच पाती हैं, हम वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लाइक फ्लड्स में, कोरोना में, वो एवरीवेयर बेसिकली। ज़बरदस्त अलीज़ा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ख़ासतौर पे फूड इनसिक्योरिटी जो कि एक बहुत मेजर एक चीज़ बन चुकी है, उस पर आपका काम करना इतने अरसे से। ये बताएं कि इस अवार्ड के लिए डू यू नॉमिनेट योर सेल्फ या वो आपको खुद ढूंढते हैं? मतलब हाउ डज दैट वर्क आउट? तो इससे पहले ना एक छोटा अवार्ड होता है जो कहता है दयाना अवार्ड, जो पहले मुझे मिला था। तो उसके अंदर से 20 लोग सेलेक्ट करते हैं जो सारे रेसिपिएंट्स होते हैं ओवर द इयर्स, उसमें से वो 20 लोगों को सिलेक्ट करते हैं फॉर दिस मेजर अवार्ड। और आप आई भी थी हमारे पास जब आपने वो अवार्ड जीता था, तो आई बिलीव नहीं, मैं आई थी आपके पास। जी बिल्कुल, हमने आपके शो में जिक्र जरूर किया था। वी हैव डिस्कस्ड इट बिकॉज़ आई नो द स्टोरी। हमने बिल्कुल जिक्र किया था क्योंकि वो अवार्ड्स का भी हम जिक्र करते हैं। सो उसके बाद ये अगला स्टेप है डायना लेगेसी अवार्ड। जी, दिस इज लाइक अ मेजर अवार्ड हियर। यहाँ पे भी इसका काफी इट्स अ वेरी नोन अवार्ड हियर। So what are the plans ahead? अब माशाल्लाह अवार्ड भी हासिल कर लिया आपने, इतनी इनकरेजमेंट है आपके लिए, जबरदस्त बात है। तो इसको ऑब्वियसली आप रोकेंगी तो नहीं, खास तौर पे आपकी तो जहाँ 9 साल से बच्चे स्टार्ट हो जाएं वो तो फिर उनके लिए एक तो ये एक चीज बन जाती है फॉर लाइफस्टाइल नाउ। या लाइफ लॉन्ग एक आपके साथ है। बताएं क्या प्लान्स हैं? अब बस यही है कि एक नई सेंस ऑफ मोटिवेशन है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस लेगेसी को आगे लेके चलना है, डायना की लेगेसी को आगे लेके चलना है। तो अब सिक्योरिटी से हम ऑर्फनेजेस सेटअप नहीं करते हैं, ऑर्फनेजेस को अडॉप्ट करते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये भी हमारा है। हमने रेड लाइट एरिया में भी काम किया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बच्चों को एजुकेट करने के लिए, तो वो भी हमारे काम है। एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू मूव इनटू एनिमल राइट्स एंड एनिमल एक्टिविज्म, तो हम उसकी तरफ भी अब प्लान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जबरदस्त अलीज़ा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। We're going to see you tomorrow. Bye.